हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू ब्राइट स्टडी। दोस्तों, हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 हमारी ये सीरीज़ चल रही है जहाँ पर हम अपने एडवांस टॉपिक्स को अब कवर करते हुए अपने अंतिम चरण में हैं। दोस्तों, हमने फर्स्ट से फिफ्थ जो आप फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं ये टॉपिक्स आपसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिए और मैं आपको बता दूं हमारे ये सब कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम अपने अंतिम चरण में हैं, तो हमारा जो है 7th टॉपिक जो अपठित गद्यांश और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा आज का जो टॉपिक है अनुच्छेद व निबंध लेखन है। तो दोस्तों, आप देखिए हम कितनी तेज़ी से हम लोग अपने टॉपिक्स में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि आपको भी लॉस ना हो। तो मेरा भी यही मानना है कि आप अगर पिछले वीडियोस नहीं देखें, अध्याय नहीं देखें, तो ज़रूर उन्हें जाकर देख लें। तो इस हिसाब से हमारा आज का टॉपिक है अनुच्छेद व निबंध लेखन। दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये सारे टॉपिक्स हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, मेंस में आते ही आते हैं। और स्कूली न सिर्फ यहाँ पे बल्कि स्कूली और कॉलेज लेवल पे भी अगर आप हैं तो आप अभी से इसके बारे में समझ लीजिए कि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बहुत ही ये आगे जाकर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फर्स्ट अपना देखते हैं अनुच्छेद लेखन, फिर इसके बाद हम निबंध लेखन देखेंगे। तो अनुच्छेद, इसका अर्थ है दोस्तों, इंग्लिश में हम इसे पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ राइटिंग, पैराज में लिखते हैं हम लोग, बोलते हैं ना पैराज चेंज करके लिखना है ये। तो अनुच्छेद का अर्थ होता है इंग्लिश में पैराग्राफ। तो इसके बारे में पहले जान लें। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य, इसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। देखिए, आपकी इस जो हमने यहाँ पे वाक्य प्रेजेंट किया है, इसी से ही आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। हम किसी एक प्रकार के भाव या विचार को व्यक्त करते हैं। इमोशंस को, हम भावों को या विचारों को, ये तो आप जानते हैं कि हम भाषा के द्वारा प्रयोग अपना प्रेजेंट करते हैं या व्यक्त करते हैं। लेकिन जब हम उसे संबद्ध, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्शन में, एक दूसरे से रिलेशन में, और छोटे वाक्य, लघु वाक्य मतलब छोटे वाक्यों में जब हम इसे प्रेजेंट करते हैं तो इसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो ये है हमारा अनुच्छेद लेखन, जिसे हम अपनी बात या विचार को व्यक्त करने के लिए, एक जैसी बात या विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे वाक्यों को प्रयोग करें और जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, संबद्ध, एक दूसरे से कनेक्टेड हो या रिलेटेड हो, इसे हम कहते हैं अनुच्छेद। अब दूसरे शब्दों में आप देखिए, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त, मतलब कि कम शब्दों में, जैसे हमने सार लेखन में पढ़ा था, संक्षेपण मतलब कि कम शब्दों में लेकिन सारगर्भित, लेकिन अर्थपूर्ण ढंग से हमें प्रेजेंट करना है। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो वह हमारा अनुच्छेद लेखन या फिर पैराग्राफ राइटिंग कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अनुच्छेद जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द, पैराग्राफ इसका पर्याय है, आप जानते हैं। अनुच्छेद जो है वो निबंध का संक्षिप्त रूप है। देखिए, निबंध हमारे लंबे चौड़े बड़े बड़े होते हैं, हम 5 पेज की भी निबंध लिख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद को कुछ शब्दों में लिखा जाता है, 100 शब्दों में या फिर 150, ज़्यादा से ज़्यादा 150। किसी भी विषय पर आप एक पक्ष पर देखिए 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये आपको दी जाती है वर्ड लिमिट्स की, इतने ही शब्दों में आपको करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही करना होता है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं। 10-20 शब्द ऊपर नीचे हो जाए चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो निबंध कहलाएगा। फिर अनुच्छेद की जो विशेषता आप देखिए कि यह अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। इसका मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या तो अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में आप मुख्य विचार अंत में देते हैं। देखिए, ये सब आपकी विशेषता और ये तरीका है कि आपको अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना है। स्वतंत्र और पूर्ण अपने आप में इसलिए होते हैं क्योंकि आप इसके थ्रू अपनी लैंग्वेज में आप अपने भावों को आराम से व्यक्त कर सकते हैं, उसमें आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जो हम अपना जो भाव है, जो हम व्यक्त करना चाहते हैं, जिस विषय में हम ये लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसे हम या तो प्रारंभ में लिखते हैं या तो अंत में। लेकिन एक अच्छे अनुच्छेद जो होती है उसकी विशेषता होती है कि आप अपने विचारों को, मुख्य विचारों को अंत में लिखकर अपना एंड करें या अपने विचारों को कंप्लीट करें, ये होता है। अब अनुच्छेद लिखते समय हमें किन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, देखिए वो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज दिया है। इसलिए दोस्तों, हम आपको बोलते हैं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है, तो आप हमारे ऑफिशियल चैनल, टेलीग्राम चैनल ब्राइट स्टडी IAS पे जाकर वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं या फिर आप पिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, जहन में रखना चाहिए, वो है कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है।
दोस्तों जैसे जब आप स्कूल्स में बड़े लेवल पे जाते हैं, वैसे तो शॉर्ट जो आपकी स्मॉल क्लासेस होती हैं उसमें इतना ज़्यादा आता नहीं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं क्लास 3 से सारी चीज़ें शुरू हो जा रही हैं। तो वैसे तो आपको संकेत बिंदु रूपरेखा कि मतलब आपको कौन कौन से पॉइंट्स डालने हैं, कौन कौन से आपको स्टार्टिंग करनी है, रूपरेखा मतलब आउटलाइन बनानी है, वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर कभी आपको नहीं दिया जाए तो आपको अपने दिमाग में, जहन में एक विषय वस्तु को लेकर चलना होगा, दिमाग में रखना होगा कि आपको कौन सी चीज़ डालनी है जो इम्पोर्टेंटली आपका इफेक्टिव बने कम शब्दों में। इस प्रकार से आपको रूपरेखा, संकेत बिंदु ये सब बनानी होती है। और अगर नहीं, अगर आपके प्रश्न पत्र में दिए हैं तो आपको उनके अनुसार ही चलना है, अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालनी है। आप अपनी क्रिएटिव सोच डाल सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव सोच जो है, जो आपको रूपरेखा या आपको संकेत बिंदु दिए हैं उससे इतर या उससे अलग नहीं होने चाहिए। सेकेंड है दोस्तों, अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। जैसा कि हमने पहले ही बोला, अनुच्छेद का अर्थ यह है कि हम किसी एक प्रकार के भाव या एक प्रकार के विचार को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए हमें जो है किसी एक पक्ष का ही वर्णन करना है, क्योंकि हमें अपनी सीमित शब्दों में अच्छी और ज़्यादा इफेक्टिव बातें बोलनी है। थर्ड है दोस्तों, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, जो कि हम फर्स्ट टॉपिक से ही अपने पढ़ते आ रहे हैं, ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। भाषा सरल उतनी होनी चाहिए जितनी बच्चों जैसी ना लगे, और भाषा उतनी ही कठिन हो जितनी कि आपके जो समीक्षक हैं उनको समझ में आए। बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की भी भाषा आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको उस प्रकार की भाषा प्रयोग में लानी है जिससे आप अपनी बात अच्छी तरह से व्यक्त कर सकें और समीक्षक को अच्छी प्रभावशाली तरीके से आप पहुंचा सकें। तो ये आपको भाषा इसी प्रकार से रखना है। फिर है फोर्थ पॉइंट दोस्तों, एक ही बात को हमें बार बार ना दोहराएं, क्योंकि एक ही बात बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों इससे पहले भी जब हमने अपने टॉपिक्स पढ़े, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और इससे पहले जब हमने और भी अपने जो टॉपिक्स रिसेंटली हम अपने पढ़ते जा रहे हैं, कवर करते हुए आए हैं, उन सब में यही दिया है दोस्तों कि आपको एक बात को बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जो बात कहना चाहते हैं वो एक तो आप नहीं बोल पाते हैं, दूसरी बात आपको अनुच्छेद जब आपको सीमित शब्दों में लिखना है, प्रेजेंट करना है, तो आपको जो बात स्पेशली कहनी है, जो प्रभावशाली तरीके से आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं पहुंचा पाएंगे लोगों तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना हो, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। देखिए, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपकी चल रही हैं। अनुच्छेद को जब हमें सीमित शब्दों में लिखना है, संक्षेप में डालना है, संक्षेप में प्रेजेंट करना है, तो हमें फालतू की बातें नहीं डालनी है, उसमें इम्पोर्टेंट बातें डालनी है। भले हम संक्षेप में इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, संक्षेप में इसे व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो विषय वस्तु है उसी के ही बेसिस पे हमारा अनुच्छेद लेखन हो। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 पॉइंट है दोस्तों, शब्द सीमा को ध्यान में रख के ही आपको अनुच्छेद लिखना है। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। बिल्कुल, अगर 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि उसी के हिसाब से आपको अपनी रूपरेखा, आपको संकेत बिंदु, आपको विषय वस्तु तैयार करनी है, और उतने ही शब्दों में आपको अपनी बड़ी बड़ी बातें उस अनुच्छेद में डाल देनी है, महत्वपूर्ण बातें ध्यान में डाल देनी है, रख देनी है, और आपको जो दिया गया है लिमिट, उसके ही अंतर्गत आपको अपनी बातें रखनी है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे या पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। बिल्कुल, कहा आपसे जा रहा है कि आप इमली पे लिखें और आपने आम पे लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय वस्तु दी गई है उसी के ही अनुरूप आपको लिखना है, वही चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको दिया गया है संकेत बिंदुओं में। ये नहीं कि आपको कुछ और पूछा जा रहा है और आप कुछ और लिख दे रहे हैं। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी कहा, आप विषय वस्तु में अपनी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दी बेस्ट है। लेकिन अगर आप उसमें मुहावरे, अलंकार या उनसे रिलेटेड कविता की पंक्तियाँ या कुछ वाक्य जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं वो आप डाल रहे हैं, तो और भी इफेक्टिवली आप लोगों तक प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी बातों को। लेकिन इसे प्रेजेंट करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी सही हो और विषय वस्तु से रिलेटेड हो, तभी आपकी चीज़ रोचक बनेगी, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, आपको अपने महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण बात को अंत में डालना है, और
इस प्रकार से आपको अपनी बात बता देनी है विषय वस्तु से रिलेटेड, कि हमें समझ में आ जाए कि अनुच्छेद में स्पेशली क्या टॉपिक हमारा मेन टॉपिक था, मेन कंटेंट था, क्या शीर्षक था, वो हमें समझ में आ जाए। तो इन बातों का ध्यान दोस्तों आपको अपने अनुच्छेद लेखन में लिखना है। एक और चीज़ होती है दोस्तों जो लोग नहीं डालते हैं, देखिए अनुच्छेद का उदाहरण भी हमने यहाँ पे दिया है, जैसे जो कि ग्लोबल वार्मिंग पे है, यहाँ पे हमने लिखा है। ये एक छोटा सा अनुच्छेद है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। एक और इम्पॉर्टेंट जो नियम होता है अनुच्छेद लेखन में, मैं वो आपको हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो पैराग्राफ जो हम चेंज करते हैं निबंध में, वो हमारा चेंज नहीं होता है। मतलब कि देखिए इस प्रकार से बिल्कुल एक आपका जो लाइन है, आपके जो एक पेज है, उसमें बिल्कुल लगातार एक कंटिन्यूएशन में होता है, फॉर्मेशन में होता है। इसमें कोई भी पैरास चेंज या फिर आप जो ये जो अनुच्छेद होता है इसको आप लाइन चेंज करके नहीं लिख सकते, पैरास चेंज करके नहीं लिख सकते। आपको सेम सीरीज़ में लिखते हुए जाना है, फ्लो में लेकर जाना है। जब भी आपका लास्ट में एंड हो जाता है, बस यही तक आपका अनुच्छेद हो गया। देखिए आपका ये 80 शब्दों में ऑलमोस्ट होगा ये अनुच्छेद। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। पैरास जैसे आप निबंध में चेंज करते हैं, वैसे आप अनुच्छेद में चेंज नहीं कर सकते। आपका अनुच्छेद है ग्लोबल वार्मिंग शब्द पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर काबू नहीं किया गया तो यह पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर देगी। CFC 11 और CFC 12 जैसे ग्रीन हाउस गैसों ने सूरज के थर्मल विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के वातावरण को कर्मक बना दिया है। ये गैसें सूर्य के विकिरणों को वायुमंडल में प्रवेश तो करने देती हैं, लेकिन उससे हानि वाले विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो पूरे विश्व में तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तापमान में वृद्धि से आर्द्रता में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हुई है। स्थानीय सरकारों को चाहिए कि वह लोगों के बीच जागरूकता पैदा करे तथा ऐसे उपकरणों और वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करे जो पर्यावरण के अनुकूल हो। पेपर, प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों की रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे प्रयासों को लोगों द्वारा जमीनी स्तर पर करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल मेरा देने का मकसद यही होता है कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें कि हमें क्या क्या डालना है। हमने सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कम शब्दों में इस पैराग्राफ में डाल दिया, ग्लोबल वार्मिंग में डाल दिया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हमें पता चल गया इस अनुच्छेद के द्वारा। और लास्ट में हम क्या बोलना चाहते हैं वो अपने विषय वस्तु को, जो हमारा प्रभावी तरीका है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हमने डाल दिया कि हमें प्रभावी तरीके से इस भयानक समस्या का निदान करना चाहिए। उससे हमें सरकार को चेतवाना चाहिए, लोगों को चेताना चाहिए, सरकार को चेताना चाहिए, लोगों को चेताना चाहिए। और हमें लास्ट में हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो टॉपिक था कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटना है, इस भयानक समस्या से किस प्रकार हमें मुकाबला करना है, वो हमने अपना लास्ट में एंडिंग करते हुए निष्कर्ष में डाल दिया। तो यही होता है अनुच्छेद दोस्तों, जो आपको बिना पैरा चेंज किए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डाल के कम शब्दों में प्रेजेंट करना है। ये था आपका अनुच्छेद लेखन। तो चलिए दोस्तों, होप सो आपको ये समझ में आया हो। अब आप 1 सेकंड का पॉज ले सकते हैं और अब आप हमारा जो सेकेंड टॉपिक इसी में ही है, निबंध लेखन, इसको समझिए, इसको देखिए। तो निबंध, सबसे पहले तो ये जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नि प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। नि प्लस बंध मतलब कि अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से जो बंधी हुई रचना है, उसे हम निबंध कहते हैं। सुयोजित, सुसज्जित शब्दों से बंधी हुई हमारी रचना, जैसे एक माला जो बनती है, बहुत सारी मोतियों को प्रयोग कर बनती है माला, वो एक दूसरे से बंधी हुई रहती है, वैसे ही ये निबंध है। ये रचना वह है जिसे हम विचार पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे अभी कहा, सुनियोजित ढंग से, सुसज्जित ढंग से, क्रमबद्ध मतलब कि ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक फॉर्म में, और विचार से। कोई भी चीज़ हम बिना विचार के लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। ये है आपका निबंध। इस प्रकार से अगर हम परिभाषा देखें तो आप देखिए निबंध की परिभाषा क्या है। यह वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध से रूप से लिखी गई हो। वही सेम बात यहाँ पर भी रिपीट कर दी गई है, इसे ही हम निबंध कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें अच्छा निबंध कैसे लिखना है। बहुत ही आवश्यक टॉपिक होता है ये हमारा किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में। तो इसके लिए कुछ नियम है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे नियम जो हैं, उसमें फर्स्ट नियम है, निबंध लिखने के पूर्व आप विषय पर विचार करें, जो कि हमने अनुच्छेद में भी देखा। आपको कंटिन्यूअसली सारे टॉपिक्स इस प्रकार से मिलेंगे जहाँ पर हमें विषय वस्तु को ध्यान में रख के ही कोई बात लिखनी है। सबसे पहले तो निबंध को शीर्षकों या पॉइंट्स में बांट लेना है, फिर उसे उपशीर्षकों में बांट लेना है। अधिक नहीं तो आरंभ, आप मध्य उपसंहार पर्याप्त है। देखिए
आपको पॉइंट्स, यहाँ पर जो 3 बातें यहाँ पर आपके सामने वो यही की गई हैं कि पहले तो आपको पॉइंट्स में बांट लेना है, फिर आपको सब पॉइंट्स में बांट लेना है। हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा जो कंटेंट होता है या जो फर्स्ट हमारी हेडिंग होती है वो यही होती है कि हमें पहले विषय पर ध्यान रखते हुए उसे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स हेडिंग्स या सब हेडिंग्स में उसे बांट लेना है। फिर है आपका कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल यही अनुच्छेद में भी था। विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना है, ये हमने अपने डेफिनेशन में भी पढ़ा। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना है, रिपीटेशंस नहीं चाहिए हमें, अनुच्छेद में भी हमने यही पढ़ा। लिखने के बाद उसे पढ़िए और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार लाजिए। पहले हम आपसे यही बोले, पहले भी आप एक रफ वर्क तैयार कर लिया कीजिए और उसे आप बनाइए, उसे आप देख लीजिए कि आपने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। अगर आपको कहीं अशुद्धि दिखती है तो आप उस गलती को सुधार कर उसे दोबारा लिखिए और प्रेजेंट कीजिए फाइनल वे में। फिर है भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए, बिल्कुल आपको भाषा सही प्रयोग में लानी है, तभी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं सही ढंग से। यदि समय हो तो उसे दोबारा सुंदर सुवाच्य अक्षरों में लिखिए। सुंदर सुवाच्य मतलब जो पढ़ने योग्य हो और सुंदर राइटिंग में, क्योंकि आपकी राइटिंग सबसे ज़्यादा गहना, सबसे बड़ा गहना होता है किसी भी लेखन का, आप जानते हैं। कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़िए। उपयुक्त कथन जैसा मैंने कहा, किसी की कही हुई बात, कोटेशन, हुबहू आपको वही लिखना है, लेकिन या फिर कोई पंक्तियाँ कविता की, ये सब आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद है और सही तरीके से आपको पता है, नहीं तो आपका उल्टा पुल्टा हो जाता है लेखन में, आप जानते हैं। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं जो हैं, निबंध परीक्षा कॉपी के 2 या 3 पेज से अधिक ना हो। देखिए, वैसे तो आपको निबंध लेखन में भी 250 से 300 कुछ शब्द सीमित आपको जो है शब्द सीमा दी जाती है कि आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, लेकिन फिर भी आप अपना 2 से 3 पेज देखा कीजिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में, मेंस में अगर आपको ये शब्द सीमा दी गई है उसके अनुसार ही लिखिए। पॉइंट वाइज अर्थात शीर्षकों में लिखिए, जो कि हमने अपने आगे नियम में भी पढ़ लिया। आपको शीर्षक मतलब कि हेडिंग्स के में बांट के लिखना है। शीर्षकों को रेखांकित अंडरलाइन करना ना भूलें। हेडिंग्स आप जब भी लिखते हैं या सब हेडिंग्स आप जब भी लिखते हैं, आप उसे ज़रूर अंडरलाइन करके फिर प्रेजेंट कीजिए। अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम निबंध का। देखिए, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं निबंध के दोस्तों। यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड मेरे शहर पर निबंध ऐसा कुछ ले लिया है। यहाँ पर हमारी जो शब्द सीमा है वो है 300 शब्द। आपका 100 शब्द, 200 शब्द, 300, 400, 500 शब्द मैक्सिमम आता ही है। और अगर आपका कॉलेज लेवल है या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वो अपने हिसाब से शब्द सीमाएं देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यही कहा था, निबंध में हम अपनी पैरास चेंज करके लिख सकते हैं, ये आप अनुच्छेद में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा यहाँ पर वाक्य एंड हुआ, हमने यहाँ से शुरू किया, पैरास में आपको यहीं से शुरू करना है। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये है कहने का मतलब। निबंध, आप गाय पर निबंध अक्सर आता है छोटी क्लासेस में, मेरे शहर पर निबंध थोड़े बड़े हो जाते तब आता है। फिर कोई भी ज्वलंत विषय या करंट टॉपिक पे आता है, जैसे माफ़ कीजिएगा, डेमोक्रेसी जैसे मैंने बोल दिया, तो लोकतंत्र। तो हाई लेवल टॉपिक्स पे भी आपको निबंध लिखने को आते हैं। हर प्रकार का क्षेत्र आपका इसमें सम्मिलित रहता है, जैसे चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, हर प्रकार का विषय निबंध में सम्मिलित रहता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है मेरे शहर पर निबंध। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने कहा शीर्षक, तो आपको प्रस्तावना या इसका अर्थ है इंट्रोडक्शन, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन होता है ऐसे राइटिंग में, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। मैं सिर्फ 2 साल का था जब मेरे माता पिता नोएडा में स्थानांतरित हो गए थे। नोएडा एक नियोजित शहर है जो कि भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह शहर 17 अप्रैल 1976 को अस्तित्व में आया था और उसी दिन से हर साल इस दिन को नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए वाह क्या बात है, 1976 में इसका स्थापना हुई थी इसकी। फिर है हमारा जो सेकंड शीर्षक है, मेरा शहर मेरी लाइफलाइन। मतलब मुझे अपने हिसाब से सब टॉपिक्स डालने, आप ये ध्यान रखिए। प्रस्तावना दे दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने नोएडा शहर के बारे में, हमारे शहर के बारे में। आप कोई भी शहर डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। आपका मन है आप लखनऊ डाल सकते हैं, आपका मन है हैदराबाद डाल सकते हैं, आपका मन है मेरठ डाल सकते हैं, कोई भी शहर आप डाल सकते हैं। मैं पिछले 12 वर्षों से नोएडा में रह रहा हूँ। मुझे अभी भी हमारा पुराना घर याद है जहाँ मैंने अपने जीवन के 3 साल बिताए थे। यद्यपि मैं उस समय बहुत ही छोटा था, पर अभी भी मेरे मन में अपने दोस्तों की यादें ताज़ा हैं और हमारे पड़ोस में रहते थे। हम पहले 3 वर्षों के लिए किराए के आवास में रहे और फिर एक सोसाइटी में अपने हमारे फ्लैट में चले गए, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। मेरा विद्यालय मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे माता पिता का कार्यालय भी करीब है। देखिए, इस प्रकार से हमने मेरा शहर मेरी लाइफलाइन में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने वे में प्रेजेंट किया। फिर मॉल भ्रमण। देखिए,
वो अपने अपने जो इंसिडेंट्स हैं, जो शहर से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, उसे हम अपने निबंध में डाल रहे हैं। नोएडा अपने बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है, वो तो हम जानते हैं। दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों के लोग विशेष रूप से इन मॉलों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आते हैं, जो कि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि मॉल्स वगैरह सब बंद है, आप जानते हैं, कोरोना वक्त पे। मैंने इन सभी मॉल को देखा है और यहाँ व्यतीत किए गए मज़ेदार समय का आनंद लिया है। हम फिल्में देखने, गेम खेलने और परिवार के रात्रि भोज के लिए इन मॉल में जाते थे। चूँकि पिछले कुछ महीनों से मेरे माता पिता ने मुझे दोस्तों के साथ मॉल में जाने की इजाज़त देनी शुरू कर दी है। हालांकि वे मुझे घर से ले जाते हैं और मुझे वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है। अगर वो थोड़ा बड़ा होता तो वो अपने से जा सकता था। इन मॉल की यात्रा बेहद रोमांचक है। मुझे विशेष रूप से इन मॉल पर बोलिंग और एयर हॉकी जैसे विभिन्न गेम खेलने से प्यार है। दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी ये सारी चीज़ें बहुत मिस कर रहे होंगे क्योंकि अभी हम लोग इस प्रकार के एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं कि हम ये सब अभी इंजॉय नहीं कर सकते। तो आप भी अपनी इन सारी फीलिंग्स को, इतने विचारों को अपने निबंध में प्रेजेंट करके आप शो कर सकते हैं अपनी चीज़ें। ये तो एक अच्छा तरीका है। फिर है नोएडा फूडीज़ डिलाइट। नोएडा निश्चित रूप से फूडीज़ डिलाइट है। आसपास के कई कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की वजह से नोएडा स्वादिष्ट सड़क भोजन का केंद्र है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, लखनऊ कबाब से चीनी मोमोज तक यहाँ उपलब्ध सभी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट हैं। दोस्तों, आप जानते हैं अगर नोएडा दिल्ली से जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली दिल्ली भी खाने का हब है और ये भी है। कितने अच्छे तरीके से इस लड़के ने, जो कि बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं, स्कूल गोइंग बच्चा है, उसने अपनी बातें इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों, आप भाषाओं का सम्मिश्रण कर सकते हैं, जैसे इसमें इंग्लिश भाषा भी थोड़ी थोड़ी यूज़ की गई है। अब इसी में अगर वो बड़ा होता तो कुछ कोटेशंस भी डाल सकते था या कविता की पंक्तियाँ भी डाल सकता था, लेकिन वो आपको विषय वस्तु से रिलेटेड देखकर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है डालना, तो आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से होता है। लेकिन इसने यहाँ पे अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दी। लास्ट में दोस्तों निष्कर्ष देते हुए, सब पॉइंट्स में को करते हुए फिर निष्कर्ष। दोस्तों, प्रस्तावना और निष्कर्ष ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण हैं किसी भी निबंध के लिए। आपको प्रस्तावना से शुरुआत करनी है निबंध की और निष्कर्ष से एंड करना है। निष्कर्ष जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं इंग्लिश में। मेरा शहर देश के सबसे अधिक रोमांचक शहरों में से एक है। सब कुछ यहाँ बहुत मज़ेदार है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सरकार महिला सुरक्षा को भी मजबूत करे। आप निष्कर्ष में वो पॉइंट्स डालेंगे, बहुत ज़्यादा लाइंस का नहीं होता है, 2 से 3 लाइन या 3 से 4 लाइन का होता है। उसमें आपने जो बातें अपनी पूरी जो निबंध में कही, उस पूरी बात का निचोड़ होता है निष्कर्ष में, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको एक लाइन में डाल देना है। बस दैट्स इट। ये आपका होता है निबंध। तो ये होता है दोस्तों अनुच्छेद और निबंध। होप सो आपको ये इस जो अध्याय है इससे ये क्लियर हुआ होगा। आपको इसी तरह से लिखना है। किसी भी चीज़ में आप लिखेंगे सब हेडिंग्स पॉइंट्स को अच्छे तरीके से डालेंगे, ब्लैक एंड ब्लू पेन का सही से यूज़ करेंगे अगर आपके लिए में अलाउड है, एंड लाइन्स का, अंडरलाइंस का यूज़ करेंगे तो आपका बेहद ही ये प्रभावशाली बनता है अनुच्छेद या निबंध। होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।